हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी प्रेगनेंसी सीरीज़ का एपिसोड 4, जिसमें मैं आपको अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट वीक के बारे में बताऊंगी कि मेरा लास्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी किस तरीके से बीता। थर्ड ट्राइमेस्टर में लास्ट वीक मेरा डिलीवरी से पहले का वो एक हफ़्ता जो कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल था। काफ़ी ज़्यादा ट्विस्टेड था वो वीक, क्योंकि काफ़ी कुछ हुआ उस वीक में। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं अपनी डिलीवरी तक पहुंची और मेरा डिलीवरी प्रोसेस क्या। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 3 जून को मुझे डॉक्टर के पास जाना था, 3 जून 2021, लेकिन मुझे उससे 2 दिन पहले ही डॉक्टर को विज़िट करना पड़ा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लीकेज का प्रॉब्लम लग रहा था। बाद में मुझे पता लगा था कि वो लीकेज नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि लीकेज है। और मैंने काफ़ी उसको ऑब्जर्व भी किया पूरा दिन कि हाँ, मुझे फ़ील हुआ कि बहुत ज़्यादा मुझे गीला गीला फील हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं था, वाटर ब्रोक नहीं लग रहा था, हल्की फुल्की सी लग रही थी, बट हाँ थी अच्छी खासी। तो मुझे उसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो मैं डॉक्टर के पास गई और उन्होंने मेरा पीवी किया। तो उन्हें पता लगा कि मेरा जो सर्विक्स का मुंह है वो ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर खुल चुका है, 1 सेंटीमीटर खुल चुका है। अभी मेरी डिलीवरी में ऑलरेडी 1 महीने से ज़्यादा बाकी था, 8 मंथ चल रहा था और 8 मंथ को ख़त्म होने में कम से कम 2-3 दिन बाकी थे। और 9 मंथ तो शुरू भी नहीं हुआ था और मेरा सर्विक्स का मुंह ओपन हो गया था। तो जिसकी वजह से डॉक्टर कह रहे थे कि इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, आपके प्री डिलीवरी होने के चांसेस हैं। तो वो बेबी के हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा और हमें उसके लिए कुछ एक्शन लेना पड़ेंगे। कुछ ना कुछ एक्शन तो हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी प्री डिलीवरी हो जाएगी। तो हम थोड़ा सा कोशिश तो करेंगे दवाइयों के थ्रू उसको रोकने की, लेकिन दवाइयों के थ्रू हम ज़्यादा भी नहीं रोक पाएंगे। लेकिन उससे पहले एक काम है जो हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि है बेबी की लंग्स को सिक्योर करना। क्योंकि 8 मंथ में ऑलमोस्ट बेबी का पूरी बॉडी डेवलप हो जाती है, लेकिन 9th मंथ आते आते जो बेबी की लैच पावर होती है, जो लंग्स की डेवलपमेंट होती है, वो बहुत ज़्यादा हद तक हो रही होती है। लंग्स पूरी तरह मैच्योर नहीं हुए होते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि अगर इस तरीके से ही बेबी हो गया तो हमें बेबी को नर्सरी में रखना पड़ सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा बेबी के लिए भी और फैमिली के लिए भी। तो इससे अच्छा ये होगा क्यों ना आप एडमिट हो जाएं 2 से 3 दिन के लिए, और मैं आपको कुछ ऐसे टीके या इंजेक्शंस लगा दूंगी जो कि बेबी के लंग्स को जल्दी मैच्योर होने में हेल्प करेंगे और बेबी की जो वीकनेस वगैरह है वो भी नहीं होगी। मे बी नर्सरी में हमें उसे ना रखना पड़े बेबी को डिलीवर करने के बाद। तो उससे ये होगा, आपको एडमिट होने की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी। मैंने बोला कि एडमिट क्यों करना है, अगर आपको लगाना है तो आप लगा दीजिए, दैट्स इट। लेकिन उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, इतना ईजी नहीं है एडमिट करना। इसलिए है क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स का शुगर लेवल इन टीकों को लगाने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 24 घंटे की बीच में एक लगाना है, फिर उसके अगले दिन दूसरा लगेगा। तो 24 घंटे का गैप होना चाहिए दोनों टीकों के बीच में। और इस वजह से हमें आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा कि अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है या फिर कोई शुगर लेवल बढ़ता है या कोई दिक्कत होती है, तो हम उसको तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल में कंट्रोल कर लेंगे। हम आपको घर नहीं भेज सकते, क्योंकि घर जाएंगे तो फिर पता नहीं लग पाएगा, हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे ठीक से कि बॉडी में क्या चल रहा है। तो इस वजह से मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप 2-3 दिन के लिए एडमिट हो जाइए और ये वाला प्रोसेस करवा लीजिए, ताकि अगर बेबी की प्री डिलीवरी हो भी जाएगी तो उसके बाद हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी जैसे कि अभी आ सकती है। और बस ये ध्यान रखना होगा हमें कि ज़्यादा जल्दी डिलीवरी ना हो। ये वाला प्रोसेस जो 2-3 दिन का है ये जल्दी से पूरा हो जाए। उसके बाद अगर डिलीवरी होगी तो दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने बहुत ज़्यादा सोचा, फैमिली में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ इस चीज़ को लेकर। तो डॉक्टर की बात को समझते हुए हमें लगा कि हमें रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो हमने ये डिसीज़न लिया कि हाँ, रिस्क नहीं लेना है हमें। तो हमने डॉक्टर की बात मान ली और मैं एडमिट हो गई। उस दिन 1 जून 2021 का दिन था जिस दिन मुझे डॉक्टर से विज़िट करना पड़ा। लेकिन उससे 15 दिन पहले जब मैंने डॉक्टर के पास विज़िट किया था तो उन्होंने मुझे चेक किया था, तो मुझे ये बताया था कि बेबी का जो आपका वेट है वो बहुत ज़्यादा है। हमें ये लग रहा है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बिल्कुल कम है, क्योंकि एक तो मैं ओवरवेट हूँ, ऊपर से जो शुगर वाले बेबी होते हैं उनका वेट अगर ज़्यादा होता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि शोल्डर्स कई बार नॉर्मल डिलीवरी करते हुए अटक जाते हैं। तो वो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। बेबी कई बार क्राई डिले हो जाती है या फिर कोई बहुत बड़ी ऐसी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है जिससे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेंगे। आपका सिजेरियन ही करने का हम आपको सलाह देंगे, क्योंकि इन केस अगर बेबी की डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपको हाँ एडमिट तो होना है। अब
जब 1 जून को मैं उनसे मिलने गई, आपको एडमिट तो होना है लेकिन आप ये एक लास्ट अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लीजिए। इससे हमें बेबी का वाटर लेवल वगैरह बाकी सारी चीज़ें बेसिक पता लग जाएंगी कि बेबी क्या क्या प्रोग्रेस है और बेबी कहाँ तक पहुँचा है। तो उसी दिन सेम डे जब मैं डॉक्टर से मिली, सेम डे मैंने वो अल्ट्रासाउंड कराया और अल्ट्रासाउंड बिल्कुल ठीक था, वाटर लेवल भी बिल्कुल ठीक था, सब कुछ ठीक आ रहा था उसमें। और डॉक्टर ने मुझे ये भी बताया कि देखने में, क्योंकि आपका वेट ज़्यादा है इस वजह से हमें देखने में ये लग रहा था कि बेबी का वेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बेबी का वेट नॉर्मल है, बिल्कुल जितना होना चाहिए। तो हम बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा कंसर्न थी इस चीज़ के लिए कि नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है अगर हो सकती है तो, क्योंकि हमारे टाइम पे उनका भी सिजेरियन हुआ था, तो वो ये चाहती थी कि उनकी बेटी का कम से कम नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई। आगे जाके आपको सब कुछ पता लगेगा कि मेरा सिजेरियन हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और फिर उन्होंने ये बात भी बोली, लेकिन एडमिट तो आपको होना ही है, तो फिर आप ऐसा करिए कि कल एडमिट हो जाइए। शाम को जब मैं उनसे दोबारा से मिलने गई थी, मेरे मम्मा और हस्बैंड, तो उन्होंने बताया, तो मम्मा ने बोला ठीक है चलो एडमिट कर देते हैं, क्योंकि पहले से ही डिसाइड हो गया था कि हाँ एडमिट करना है। तो अगले दिन मैं एडमिट हो गई, सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। उन्होंने मुझे टीका लगाया, तो वो थोड़ा सा पेनफुल था, बट हाँ मतलब बियरेबल था, नॉट अनबियरेबल। और क्योंकि मुझे एक नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस से गुजरना था, तो मुझे अपने आप को प्रिपेयर भी करना था उस चीज़ के लिए कि हाँ मुझे पेन को बियर करना है। मैंने बहुत कोशिश भी की थी पेन बियर करने की, और मैंने बहुत हद तक करा भी था उस चीज़ को। तो प्रोसेस स्टार्ट हुआ। उसके बाद रात को जब मेरा दिन में कई बार वो शुगर चेक करते थे, बीपी चेक करते थे, तो ये सब उनके काम थे ऑब्वियसली। नर्सेज वहाँ पे ये सब चेक करती रहती थी, मेरे पे पूरा मॉनिटर किया जा रहा था मुझे, और अच्छे से मेरा बार बार पीवी भी किया जा रहा था कि मतलब बेबी की ग्रोथ कहाँ तक पहुँची है, क्या सीन है, किस तरीके से चल रहा है, दवाइयाँ फ़ायदा कर रही हैं कि नहीं, डिलीवरी के प्रोसेस जो सिम्टम्स हैं वो रुक रहे हैं कि नहीं। कॉन्ट्रैक्शंस भी मुझे आने लगे थे उस टाइम तक, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, वो कैसे आते हैं, उससे क्या फ़ील होता है। तो वो सारी चीज़ें भी मुझे होने लगी थी, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था। फिर डॉक्टर आए, उन्होंने चेक किया, उन्होंने मुझे बोला अमीना आपको कॉन्ट्रैक्शंस तो आ रहे हैं। मैंने बोला हाँ मैम, मुझे ये तो मुझे पिछले 1 हफ्ते से फील हो रहा है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शंस जब आते हैं तो हल्का सा पेट टाइट हो जाता है, एकदम से थोड़ा कड़क हो जाता है, और फिर धीरे से बाद में थोड़ी देर बाद अपने आप सॉफ्ट हो जाता है। तो उस तरीके से ही कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं। मुझे लेकिन ये पता नहीं था कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्शंस हैं, मतलब ये डिलीवरी से पहले का प्रोसेस होता है। तो मैंने बोला हाँ डॉक्टर मुझे ये तो पिछले 1 हफ्ते से फील हो रहा है। डॉक्टर बोला अच्छा 1 हफ्ते से हो रहा है आपको, तो मतलब आपके तो काफ़ी टाइम पहले से ही मतलब डिलीवरी के सिम्टम्स दिखने लगे। मैंने बोला यस डॉक्टर। तो फिर मतलब सारी चीज़ें हुई। उसके बाद रात को जब मेरा शुगर चेक किया गया, तो मेरा शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया था, 225 के आसपास पहुंच गया था, जो कि मतलब बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। थोड़ा सा शुगर मेरा पहले से ही हाई चल रहा था प्रेगनेंसी की वजह से, बट इस टीके को लगाने के बाद वो और भी ज़्यादा हाई हो गया था, जिसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी फील हो रही थी। ऑलरेडी जून का मंथ था, हालांकि वो एक एसी रूम था, उसके बाद भी मुझे ऐसा फील होता था कि मेरे पैर जो है ना किसी ने आग में रख दिए। इतनी ज़्यादा मुझे पैरों में गर्मी फील होती थी। मैं एक टावल लेके बैठा करती थी वहाँ पे, मुझे अभी तक अच्छे से याद है, और बार बार गीला टावल लेके मैं अपने पैरों को पोंछती रहती थी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा था। वो जो एक जलन सी होती है ना पैरों में, एक तपिश सी होती है ना, वो बहुत दिक्कत दे रही थी मुझे। उसके बाद जो है उन्होंने डॉक्टर को इन्फॉर्म किया कि ऐसे शुगर लेवल हाई हो गया, तो उन्होंने एक इंसुलिन का इंजेक्शन मंगवाया और फिर मुझे वो दिया गया। हालांकि वो मुझे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हार्डली 1 या 2 बार उन्होंने मुझे दिया होगा, और मेरा शुगर लेवल कंट्रोल हो गया था। उस रात मुझे एसिडिटी बहुत ज़्यादा होने लगी थी उस लास्ट वीक में, हद से ज़्यादा। हालांकि मैं कुछ भी नहीं खा रही थी नॉर्मल, मतलब मुझे कुछ मना नहीं था, मैं चाहे जो खा सकती थी, लेकिन मैं सब भी बेसिक खाना खा रही थी, हॉस्पिटल का खाना खा रही थी कि मुझे मतलब एसिडिटी वगैरह की दिक्कत ना हो, ज़्यादा प्रॉब्लम ना बढ़े। लेकिन उसके बाद भी मुझे एसिडिटी की बहुत दिक्कत थी, बिल्कुल ऐसा लगता था कि ऊपर तक आ रहा है, बिल्कुल कुछ बाहर ही आ जाएगा, इस तरीके से मुझे फील होता था। बट ये होते होते थोड़ा सा शुगर लेवल मेरा कंट्रोल हुआ। नेक्स्ट डे मुझे फिर वो दिया गया, वही वाला जो टीका मुझे 1 दिन पहले लगा था, वो दोबारा से मुझे लगा। डॉक्टर ने मुझे फिर चेक किया, तो उन्होंने बोला कि अमीना आपका मतलब मेडिसिन काम कर रही हैं आप पे, आपके डिलीवरी के जो सिम्टम्स हैं थोड़े से अब नहीं दिख रहे हैं, आपका जो सर्विक्स का मुंह है वो भी अब और ज़्यादा ओपन नहीं हुआ है, 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर ही है, तो फिर हम थोड़ा सा मतलब वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये 24 घंटे और निकल जाए जो मैं यहाँ पे आपको ये टीका लगा रही हूँ, और अगर ये 24 घंटे भी निकल गए तो उसके बाद कभी भी डिलीवरी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे कि अभी वो डिलीवरी ना हो, वो डिलीवरी कुछ टाइम बाद हो, कम से कम 1 हफ्ता या 10 दिन बाद हो, ताकि बेबी थोड़ा सा और मैच्योर हो जाए। तो मैंने बोला ठीक है ओके।
तो उस टाइम पे मुझे कॉन्ट्रैक्शंस भी मतलब आना थोड़ा सा कम हो गए थे मेडिसिन की वजह से, और बाकी सारी चीज़ें भी हो रही थी, शुगर भी कंट्रोल हो रही थी। बट उस टाइम पे जो प्रॉब्लम थी ना वो अलग ही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डॉक्टर को बताया, जब शाम को डॉक्टर विजिट करने आए तो उन्हें मैंने बताया कि डॉक्टर मुझे बहुत ज़्यादा मतलब गले में कुछ फील होता है, ऐसा लगता है जल रहा है बहुत ज़्यादा, या मतलब अजीब सी मुझे फीलिंग आ रही है। डॉक्टर ने बोला हाँ दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मे बी एसिडिटी की वजह से लग रहा हो। मैंने बोला नहीं डॉक्टर, एसिडिटी तो मुझे पहले भी होती थी, पूरी प्रेगनेंसी में मुझे एसिडिटी रही, लेकिन मुझे इस तरीके से कभी फील नहीं हुआ, एक अलग तरीके का। डॉक्टर ने बोला ठीक है। डॉक्टर ने तुरंत के तुरंत ECG करवाया मेरा वहीं उसी रूम में, और फिर उसके बाद रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई। उसी डॉक्टर ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और आपको एसिडिटी इससे ज़्यादा ही हो रही है, इस वजह से आपको लग रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप डाइजीन ले लो ठीक हो जाएगा। तो फिर मुझे एसिडिटी की दिक्कत तो रहती थी, तो फिर मैं डाइजीन लेती रहती थी बार बार। तो ऐसे करते करते 2-3 दिन हॉस्पिटल में निकल गए, 24 घंटे भी निकल गए। फिर अगले दिन डॉक्टर ने मुझे बोला कि अब ठीक है अमीना, अगर आप चाहो तो आप घर जा सकते हो, और मैं कोशिश करूँगी, आप एक बार मुझसे 10 तारीख को फिर से मिल लेना। तो मैं 4 तारीख को एडमिट हुई थी, और 4, 5, 6, 7 को शायद मैं घर वापस आ गई थी। हाँ 7 को मैं घर वापस आई, और डॉक्टर ने बोला कि एक बार आप 10 तारीख को मुझसे फिर से मिल लीजिएगा, ताकि मतलब मैं एक बार आपको फिर से इंजेक्शन दे दूँगी डिलीवरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हमें थोड़ा सा और टाइम मिल जाए। तो मैंने बोला ठीक है डॉक्टर। मैं डिस्चार्ज हो गई, मैं घर पे आ गई, मैंने घर पे रेस्ट किया। मुझे नींद ना आने की जो प्रॉब्लम थी वो तो बहुत ज़्यादा चली रही थी, मुझे तब भी नींद नहीं आती थी। लेकिन हाँ सब लोग मतलब उस टाइम में मेरा बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा था, सबको पता था कि मेरी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, तो सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे थे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मम्मी पापा भी मुझसे मिलने आ जाते थे, भाई भाभी भी मुझसे मिलने आते थे, और मतलब रात को बैठकर हम लोग काफ़ी अच्छे से मतलब टाइम स्पेंड करते थे। तो फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा जो 1-2 दिन के लास्ट टाइम था वो काफ़ी अच्छा गुजरा। फैमिली ने मतलब पूरा सपोर्ट किया, जिन जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें थी मेरे पास, चाहे वो मेंटल सपोर्ट हो या फिजिकल सपोर्ट हो, हर तरीके का सपोर्ट मुझे मिल रहा था उस टाइम पे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मुझे इतना पैम्पर किया जा रहा है। सच में वो फीलिंग ही अलग होती है जब आप एक बेबी को डिलीवर करने वाले होते हो, और जब वो बेबी हाथ में आता है ना तो एक अलग ही फील होती है। तो उसके बाद मैं भी इमोशनल हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था मुझे। मैं 6 तारीख को वापस आ गई थी, 6 जून 2021 को मैं वापस आ गई थी, और वो दिन अच्छे से गुजरा। रात में तो जैसा चल रहा था वैसा ही, नींद ना आने की प्रॉब्लम, लेकिन हाँ ठीक से गुजर रहा था। एंटीबायोटिक्स वगैरह तो डॉक्टर ने मुझे दे रखी थी, और वो मैं ले भी रही थी। डॉक्टर बोला ये लेते रहना आप, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप आयरन कैल्शियम की मतलब नहीं ले पा रहे हो तो नहीं लो, कोई दिक्कत नहीं, बट ये ज़रूरी है लेना आपको। तो वो दवाइयाँ मैं ले रही थी। एंड उसके बाद 7 तारीख जो थी वो भी पूरा दिन अच्छे से गुजरा, रात भी अच्छे से गुजरी। 2 रातें ही मुश्किल से मैं अपने घर पे गुजार पाई थी। उस टाइम को एंजॉय किया मैंने, प्रॉब्लम के साथ उस टाइम को मैंने एंजॉय किया। और उसके बाद 8 तारीख को मुझे सुबह से बहुत ज़्यादा फील होने लगा कि मुझे मतलब फिर से वही मतलब लीकेज जैसा लगने लगा। फिर से मुझे वही बहुत गीला गीलापन और मतलब बहुत अजीब सी फीलिंग आने लगी। और मैंने फिर पूरा दिन उसको ऑब्जर्व किया अच्छे से। डॉक्टर को फिर मैंने शाम को कॉल किया, डॉक्टर ने बोला एक बार आप आ जाइए, मुझे दिखा दीजिए, मैं एक बार चेक कर लूँगी, और अगर मतलब ज़रूरत होगी तो हम डिलीवरी कर देंगे, वरना फिर आप अपने घर वापस जा सकते हैं। मैंने दैट्स ओके ठीक है। लेकिन मुझे उस टाइम पे फीलिंग आ गई थी कि मैं अब वापस नहीं आऊँगी इस तरीके से। अब मैं जब भी वापस आऊँगी तो इंशाल्लाह अपने बेबी को लेकर ही आऊँगी, और बिल्कुल वही हुआ। तो मैं अच्छे से मतलब शावर वगैरह ले लिया था मैंने, क्योंकि मुझे मतलब पता नहीं था ना कि मैं आगे क्या कर पाऊँगी, मेरी नॉर्मल होगी सिजेरियन होगी कैसे होगा, मैं शावर ले पाऊँगी या नहीं। मतलब अच्छे से मैंने दुआ की, नमाज़ पढ़ी, और फिर मुझे बस ये फीलिंग थी। मैं रास्ते में अपने हस्बैंड को ये भी कह रही थी कि हाँ इस बार आप जब हम वापस जाएंगे घर पे तो बेबी इंशाल्लाह लेकर ही जाएंगे। तो मतलब वो एक बहुत डर सा भी लग रहा था, अंदर से खुशी भी थी कि हाँ अब किसी वक्त हमारा बेबी आ सकता है हमारे हाथ में। लेकिन वो एक जो डर था ना, डिलीवरी एंड दैट लेबर पेन, दैट्स हॉरिबल। लेकिन बस जब आपको सब्र होता है ना, आप सब्र करते हो, और फिर जब आपको सहने की शक्ति मिलती है तो सारी चीज़ें हो ही जाती हैं कैसे भी कैसे। तो हम डॉक्टर से मिलने गए तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि अमीना आपको मुझे एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका 1 सेंटीमीटर सर्विक्स का मुंह ओपन था, लेकिन अब वो बढ़कर 2 सेंटीमीटर हो गया है, और हम आपको घर पे नहीं भेज सकते। मैं बोला घर पे क्यों नहीं भेज सकते, मैं कल सुबह फिर आ जाऊँगी। बोला नहीं हम इसलिए नहीं भेज सकते क्योंकि कई बार ये चीज़ें डायलेशन बहुत जल्दी हो जाती है, और फिर हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम हॉस्पिटल तक आ पाएँ। तो हमें आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, हम आपको यहीं रखेंगे और रात भर ऑब्जर्व करेंगे। आपके नेचुरल पेन स्टार्ट होने का हम इंतज़ार करेंगे, लेकिन अगर नहीं स्टार्ट होते हैं तो हम फॉल्स लेबर पेन आपको इंड्यूस करेंगे।
वो कैनुला के थ्रू दिए जाते हैं या फिर जेल की तरह इंसर्ट किए जाते हैं बॉडी के अंदर, उस तरीके से देंगे। और उस टाइम पे रात हो गई थी, मैं रात को 8 साढ़े 8 बजे डॉक्टर से मिलने गई थी। तो उन्होंने वो ये कह रहे थे कि हमें ये पता करना है कि वाटर लेवल अंदर का कैसा है, वाटर ब्रोक तो नहीं हो गया है, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अल्ट्रासाउंड हम नहीं करा सकते हैं अभी, क्योंकि रात हो गई है, इस टाइम पे तो कोई मिलेगा नहीं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो हम कल सुबह तक का वेट करना पड़ेगा। कल सुबह 9 बजे आप अल्ट्रासाउंड कराइएगा और मुझे बता दीजिएगा कि मतलब किस तरीके से। वो ये जानना चाह रही थी कि कहीं वाटर ब्रोक तो नहीं हो गया, क्योंकि वाटर ब्रोक होता है तो इमीडिएटली डिलीवरी का प्रोसेस जो है वो शुरू करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हम वेट नहीं कर सकते। लेकिन थैंकफुली वाटर ब्रोक नहीं हुआ था। और सुबह जब तक सुबह हुई तब तक तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड के लिए मना भी कर दिया था। तो रात तो मेरी ऐसे ही गुजरी, मतलब पेन वेन ज़्यादा नहीं हुआ मुझे, और बस ऐसे ही नींद भी नहीं आई कुछ खास। मेरी जो मेडिकेशंस थी वो चलती रही कैनुला के थ्रू, उन्होंने मुझे मेडिकेशंस दी, मैं बीच बीच में पानी भी पीती रही। और मुझे वॉशरूम बार बार बहुत ज़्यादा यूरिनेशन की प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा मैं यूरिन पास कर रही थी, तो मुझे हर आधे घंटे में बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ रहा था। तो इस बहाने मैं चल फिर भी रही थी। तो रात इस तरीके से गुजर गई, सुबह हो गई, सुबह होते होते कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही 9-10 बज गए और फिर डॉक्टर आए, उन्होंने मुझे चेक किया, एक सीनियर डॉक्टर आए और मेरी जो डॉक्टर थी वो आए। कोई भी प्रोग्रेस उनको मुझ में नहीं दिख रही थी, जिसकी वजह से वो कह रही थी कि प्रोग्रेस नहीं हो रही है कोई भी, अभी तक 2 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर ही है, कोई भी डायलेशन नहीं हुआ है, और इस तरीके से कैसे बात बनेगी, कैसे नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो आप उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए अपने जूनियर्स को कि आप ऐसा करिए कि इस फॉल्स लेबर पेन इंड्यूस कीजिए। तो कैनुला के थ्रू मुझे वो फॉल्स लेबर पेन दिए गए। तो वो लोग मुझे बार बार ऑब्जर्व कर रहे थे, तो मुझे कॉन्ट्रैक्शंस तो रात में भी अच्छे से हो रहे थे, लेकिन वो पेन नहीं आ रहा था। वो जो हाई इंटेंसिटी का पेन लेबर के लिए चाहिए होता है डिलीवरी के लिए, वो नहीं हो रहा था। तो जब मुझे फॉल्स लेबर पेन इंड्यूस किया गया तो मुझे पेन शुरू हुए, धीरे धीरे पेन शुरू होते होते वो पेन इतने एक्सेसिव हो गए थे ना, वो इतनी ज़्यादा हाई लेवल की, मुझे तो ये नहीं पता लग रहा था कि दिन है रात है, टाइम का पता नहीं चल रहा था, मुझे कुछ नहीं पता लग रहा था। मेरे साथ अंदर लेबर रूम में कोई नहीं था, किसी को अलाउ नहीं किया हुआ था। जहाँ पे मैं जिस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, वैसे तो काफ़ी जगह मैंने देखा है कि हाँ अलाउ करते हैं, लेकिन मुझे वो चीज़ें अकेले ही फेस करनी थी। बट मैं बहुत हिम्मती थी, मैंने वो सब फेस किया। और बहुत ज़्यादा मतलब इतने एक्सेसिव पेन हो गया, स्टार्ट हो गया था मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। जैसे ही पेन आता था, लेबर पेन इस तरीके से होता है ना कि पेन आता है और फिर कुछ सेकंड के बाद वो रुक जाता है। जो रुकता था तो मुझे बहुत रिलैक्स फील होता था, और फिर एकदम से स्टार्ट हो जाता था तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। मतलब मैं जहाँ पर लेटी हुई थी, मैं अपने बेड पे लेट भी नहीं पा रही थी और ना उठ पा रही थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। इतना एक्सेसिव पेन और इतना कुछ, बहुत ज़्यादा। मैं बार बार यही पूछ रही थी कि डॉक्टर कब आएंगे, डॉक्टर कब आएंगे, डॉक्टर कब आएंगे। और वो बहुत अनबियरेबल था, मतलब बहुत हॉरिबल था वो मेरे लिए। लेकिन मुझे उस चीज़ को कैसे भी बियर करना था। मुझे कुछ नहीं पता लग रहा था उस टाइम पे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जो अंदर मतलब नर्सेस थी और जो मतलब वहाँ पे और भी क्लीननेस वगैरह के लिए, तो मुझे कोशिश कर रहे थे मतलब कंट्रोल करने की कि हाँ मतलब हो जाएगा, आप परेशान मत हो, मुझे मोटिवेट कर रहे थे। लेकिन वो जो पेन होता है ना, उस टाइम पे आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, आपको खुद को ही मोटिवेट रखना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, जो कि मैंने सीखी फ़िलहाल अपने डिलीवरी के जो प्रोसेस में। उसके बाद डॉक्टर आए, उन्होंने मुझे फिर चेक किया, उन्होंने बोला कि अमीना कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही है मुझे, मैं मतलब क्या करूँ। फिर उन्होंने एक डिसीज़न लिया, उन्होंने बोला कि इनका वाटर ब्रोक करना होगा। तो उन्होंने मेरा वाटर ब्रोक कर दिया। वाटर ब्रोक करने के बाद उन्होंने मुझे चेक किया, तो उसके बाद भी कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही थी। बेबी नीचे नहीं आ रहा था, बेबी बिल्कुल नीचे खिसक ही नहीं रहा था। वो लोग इतनी कोशिश कर रहे थे और बेबी नीचे आ ही नहीं रहा था, मतलब वो ऊपर ही लटका हुआ था, नीचे वो आ ही नहीं रहा था। वाटर ब्रोक करने के बाद भी उन्होंने मुझे बोला कि जितना होना चाहिए उतना नहीं वो नीचे मतलब आ रहा है। उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे दोबारा चेक किया, उन्होंने बोला कि अमीना अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2-3 घंटे में आपकी डिलीवरी हो जाएगी। उन्होंने मुझे चेक किया, चेक कर ही रहे थे वो मुझे। उसके बाद मतलब थोड़ा सा वो उनके एक्सप्रेशंस बदले और उन्होंने मुझे बोला कि अमीना आपका सिजेरियन करना पड़ेगा, क्योंकि बेबी ने अंदर पॉटी कर दी है। कुछ साइंटिफिक टर्म यूज़ करते हैं वो लोग, पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, जब उन्होंने मुझे बताया तो मैं समझी। मैं इतनी ज़्यादा पेन में थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो बस ये सोच रही थी कि ऐसे करते करते 3, साढ़े 3, 4 बज गए थे। इस तरीके से करते करते मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं तो ये सोच रही थी कि कैसे भी मुझे कुछ भी करो, सिजेरियन करो, नॉर्मल डिलीवरी करो, मुझे मतलब नहीं है। मेरा दिमाग ही उस टाइम पे काम करना बंद हो गया था। बस आप मुझे कैसे भी इस दर्द से छुटकारा दिलवा दो, इतना वो एक्सेसिव पेन था।
ये समझ लो कि रोना चाहती थी लेकिन रो नहीं पा रही थी, इतना दर्द था मुझे। और उसके बाद सब कुछ कंसेंट फॉर्म में साइन कराया जाएगा। मेरी मम्मी को बुलाया गया, उन्होंने बोला कि इनकी मम्मा से एक बार मिलवा दो। बाहर सब लोग मेरा वेट कर रहे थे और ज़्यादा लोग अलाउ नहीं थे कोविड की वजह से। तो हॉस्पिटल में तो वैसे भी अलाउ नहीं होते, कोविड हो या ना हो। तो मेरे मम्मी, हस्बैंड और 2-3 लोग थे बस हॉस्पिटल में अवेलेबल। फिर बाकी मम्मा मुझसे मिलने आई और फिर उन्होंने मेरी मतलब जो भी एक्सेसरीज़ वगैरह मैंने पहनी थी वो निकाली। वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और मेरे पास तो इतना वो था ही नहीं कि मैं इमोशनल हूँ या क्या करूँ। मेरे तो इतना दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। बस मैं तो ये सोचती थी कैसे भी मैम मेरा ये दर्द बंद करवा दो। मैं बार बार डॉक्टर को, मैम मेरा ये दर्द बंद करवा दो, बस मुझे मतलब इस दर्द से तो एटलीस्ट फ्री करो मुझे, आप जो भी करना है करो, मुझे मतलब नहीं है उससे। उसके बाद मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। फिर कंसेंट फॉर्म में साइन किया, वो बाहर गई। बहुत विदिन 10 मिनट्स मेरा गाउन चेंज करवाया गया। गाउन चेंज करवाने के बाद मुझे ओटी में ले जाया गया, ऑपरेशन थिएटर में मुझे शिफ्ट किया गया। वहाँ पे गई मैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि वहाँ जाने के बाद मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वहाँ जाने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई है यहाँ पे तो मेरी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। क्योंकि वहाँ जाने के बाद जब एनेस्थीसिया देने का टाइम होता है, वहाँ पे एनेस्थेटिक्स और वहाँ पे पूरी टीम अवेलेबल पहले से ही थी। मैं वहाँ गई और मुझे उस तरीके से उस पोजीशन में बैठाया गया एनेस्थीसिया देने के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम ये इनका तो अगर आप नॉर्मल डिलीवरी ही करवा देते ना तो ज़्यादा बेटर रहता। डॉक्टर ने बोला सर मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं हो पाया, तो हमें अब इनका करना ही होगा, क्योंकि ये तो पता नहीं लग पाएगा एनेस्थीसिया को कि नहीं लग पाया। पहले तो मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं दर्द में थी। मैंने बोला मैम ये दर्द से तो मुझे, बोले अभी आपको इंजेक्शन लगेगा तो सारा दर्द सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। तो उन्होंने मतलब कोशिश करी, फिर ट्राई किया, उन्होंने स्टार्ट किया मुझे एनेस्थीसिया देने का। तो 1-2 बार उन्होंने नीडल जो है बैकबोन पे दी जाती है, रीढ़ की हड्डी में बिल्कुल पीछे बीचों बीच में देते हैं इंजेक्शन। तो उसके बाद हमारी जो नीचे की लोअर हाफ जो यहाँ की नीचे बॉडी है वो पूरी कुछ देर के लिए पैरालाइज हो जाती है। फिर उसके बाद जो है हमारा प्रोसेस शुरू किया जाता है। हमें पेन वेन कुछ फील नहीं होता। इस ऑपरेशन के लिए, सिजेरियन के लिए हमें बेहोश बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, हमें सिर्फ पैरालाइज किया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है इन शॉर्ट टर्म। और उसके बाद हम सब कुछ सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं। आँखों पे हमारे पट्टी होती है ताकि हम अपना मतलब कुछ देख ना पाएँ और हम डर ना जाए एकदम से, बस। तो उन्होंने मुझे 1-2 बार ट्राई किया देने का, वो नहीं हो पाया। मुझे मतलब इससे बहुत एक अजीब सी जलन टाइप फील हुआ। ऐसा लगा जैसे कुछ जलता हुआ गिर गया है मेरे ऊपर जब उन्होंने एक बार दिया और नहीं हो पाया। बोले कैसे, मतलब मैं खुद इस चीज़ के लिए श्योर नहीं हूँ कि ये ठीक से हो भी पाएगा कि नहीं, मैं ठीक से दे भी पाऊँगा एनेस्थीसिया कि नहीं। मैंने बोला सर अगर आप श्योर नहीं है तो मेरा क्या होगा, मुझे तो अभी पूरा प्रोसेस करवाना है। मैं बहुत डर गई थी क्योंकि मैंने पहले ये सुन रखा था कि ऐसे केसेस होते हैं दुनिया में, बहुत कम ऐसे केसेस हैं, लेकिन हैं ऐसे केसेस कि ऑपरेशन होते होते ही उनका एनेस्थीसिया का असर ख़त्म हो गया या फिर उन्हें होश आ गया और वो ना बोल पाए ना कुछ, क्योंकि वो ना दवाइयों के असर में थे, लेकिन उन्हें सब फील हो रहा था। एक एक कट, एक एक दर्द, एक एक तकलीफ़ जो कि उनके ऑपरेशन में उन्हें हो रही थी वो उन्हें फील हो रही थी। तो इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा कि कैसा क्या होगा, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं कैसे बेयर कर पाऊँगी उस चीज़ को, क्योंकि वो फिज़िकली जितना हार्म करता है ना उससे कहीं ज़्यादा वो चीज़ मेंटली इंसान को तोड़ देती है। और वो चीज़ें मैंने सुन रखी थी। और जब आप किसी मुश्किल वक्त में होते हो ना तो आपको अच्छे ख्याल नहीं आते कभी भी, आपको बुरे बुरे ख्याल ही आते हैं। तो उस तरीके से ही मेरे साथ हो रहा था। लेकिन फाइनली मैंने बहुत दुआ की कि बस हो जाए हो जाए हो जाए बस। फाइनली मैंने उफ भी नहीं किया, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, दर्द दर्द क्या, एक जलन सी, एक चुभन सी थी। उन्होंने मुझे फाइनली पिंच किया। वह मुझे इस नीडल को लगवाने में भी मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि किसी ने जलते हुए अंगारे मेरे ऊपर डाल दिए। इस तरीके से मुझे पूरी बॉडी को एक शॉक सा लगा और उसके बाद पूरी बॉडी मेरी एकदम से रिलैक्स हो गई। उन्होंने मुझे धीरे से लेटाल दिया, मेरे हाथ पैरों को बिल्कुल एक पोजीशन में रखा, दोनों हाथों में कैनुला सेट किया, मेरा पूरा एरिया क्लीन किया, जो मेरा जहाँ पे कट लगना था उसे अच्छे से क्लीन किया। ये सारी चीज़ें जब तक उन्होंने की तब तक मेरी बॉडी पे पूरा असर हो गया था। उन्होंने अच्छे से चेक किया। उसके बाद जब उन्होंने मुझे पहला कट लगाया तो हल्का सा वो कट भी मुझे फील हुआ, ऐसा लगा जैसे किसी ने पेंसिल से निशान लगाया हो मेरी बॉडी पे, लेकिन वो निशान नहीं था। मुझे लगा कि ऐसे निशान क्यों लगा रहे हैं, शायद क्लीन कर रहे हैं मेरी बॉडी। लेकिन बाद में जब मैंने उसको थोड़ा सा समझा तो मुझे पता लगा कि अरे वो तो एक कट था। तो उसके बाद जो है कुछ देर बाद ही बेबी बाहर आ गया और मुझे थोड़ा सा मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, हालांकि ऑक्सीजन था मुझे हैवी वेट की वजह से। तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे कंफर्टेबल किया। मास्क उन्होंने मुझे दिया हुआ था ऑलरेडी लगाने के लिए।
तो मैंने बोला ये मास्क हटा दीजिए, तो उन्होंने मुझे मतलब थोड़ा सा कोऑपरेट किया, हाँ मास्क हटाया। थोड़ी देर बाद मैं आराम से लेटी हुई थी, सब कुछ मुझे सुनाई पड़ रहा था, मैं देख भी पा रही थी ऊपर जो लाइट्स वगैरह लगी होती हैं ऑपरेशन थिएटर की टेबल के बिल्कुल ऊपर, और जो आसपास लाइट्स लगी होती हैं वो सारी चीज़ें मुझे दिख रही थी। तो मैं बस ऐसे ही आराम से लेटी पड़ी थी क्योंकि मैं इतना थक गई थी, तो रिलैक्स कर रही थी और मैं अपने हाथ पैरों को हिला भी नहीं पा रही थी। मैंने कोशिश भी करी और मेरे हाथ हिल रहे थे, तो मैंने ऑपरेशन शुरू होने से पहले ये बोला था कि सर मेरे हाथ तो हिल रहे हैं। बोले तो क्या आपकी अपनी पूरी बॉडी को जाम करना चाहते हो? मैं नहीं नहीं ठीक है, जितना ज़रूरत होता है वो लोग उतना ही करते हैं। मुझे ये बात पता लगी। तो थोड़ी देर बाद रोने के बाद में यहाँ रोने की आवाज़ कैसे आ रही है, मतलब इरिटेशन सी हुई मुझे कि मतलब मैं इतने रिलैक्स कर रही हूँ और मुझे रोने की आवाज़। बोले बेबी है आपको और किसकी रोने की आवाज़ आएगी? मैंने कहा बेबी हो भी क्या इतनी जल्दी? बोले और क्या, मैं बाहर से लेके आया होगा जो एनेस्थेटिक्स से, मेरी डॉक्टर मेरा सिजेरियन कर रही थी और एनेस्थेटिक्स वहाँ पे वेट कर रहे थे ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह ना हो इस वजह से। तो वो चीज़ बहुत अच्छी थी। फिर मैंने डॉक्टर से मतलब चप्पा चप्पा करे जा रही थी, वो अपना काम कर रही थी चुपचाप से, लेकिन मैं उनसे डॉक्टर मुझे क्या हुआ है, बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है? डॉक्टर बेबी ठीक तो है ना? अरे रुको सब्र करो, सब कुछ बता देंगे हम आपको, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? यस डॉक्टर। फिर उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि अमीना मैंने ये सिजेरियन तो आपका हो गया, लेकिन आपको अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, आपको वॉक बहुत करनी पड़ेगी, जितना आप मोबाइल रहोगे मोबिलाइज करोगे अपनी बॉडी को उतना ही ज़्यादा आपकी जल्दी बॉडी रिकवर करेगी, क्योंकि अगर आप एक जगह पर बैठ जाओगे तो वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो आपको आप अपने लिए मूव भी करते रहना होगा अपने आप के लिए। और आपको मैं कुछ ऐसे इंजेक्शन भी प्रिस्क्राइब करूँगी जो कि मुझे उन्होंने पहले ही बताया था कि अगर आपका सीजरियन हुआ तो हमें ऐसे इंजेक्शन 10 दिन के लिए लगाने पड़ेंगे जो कि आपकी बॉडी में आपके ब्लड को जमने ना दे, कोई ब्लड क्लॉट ना बन पाए, क्योंकि अगर कोई ब्लड क्लॉट बन गया तो वो बहुत ज़्यादा लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। उन्होंने मुझे बहुत बताया कि आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, अपने टाँकों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, अपने स्टिचेस को ध्यान रखना होगा, और आपको चलते फिरते रहना होगा, बैठे नहीं रहना होगा। आप जितना एक्टिव रहेंगी उतनी जल्दी आप ठीक होंगी। तो ये सारी चीज़ें मुझे समझाते रही। मैंने बोला डॉक्टर बेबी ठीक तो है ना? बोला हाँ बेबी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा ब्रीदिंग में दिक्कत है, तो उसको हम नर्सरी में रखेंगे और फिर कल तक हम आपको दे देंगे। मैंने बोला ठीक है डॉक्टर, बेबी ठीक है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील हो, क्योंकि उसके होने से पहले ही कि वो जल्दी आ रहा है तो आ रहा है या आ रही है नहीं पता था क्या होगा, तो उसके होने से पहले ही बहुत सारी चीज़ें थी ना जिसकी वजह से मैं बहुत टेंशन में थी कि बेबी ठीक है कि नहीं, कोई सी दिक्कत तो नहीं है। तो जब मैंने ये सुना तो मैं बहुत रिलैक्स हो गई। फिर मैंने थोड़ी देर आराम से मैंने रिलैक्स किया, तब तक उन्होंने मेरे स्टिचेस वगैरह किए। फिर मैंने पूछा डॉक्टर आप तो बता दीजिए कि मुझे क्या हुआ है? बोले आपके बेबी बॉय हुआ है। मैंने बोला अच्छा, मतलब मेरा तो पहला बेबी था, तो मैं बहुत खुश थी, चाहे बॉय हो या गर्ल। तो बहुत खुशी की बात थी। मेरे पेरेंट्स वगैरह सब आ गए थे बाहर, मम्मी पापा इन लॉज सारी फैमिली बाहर खड़ी थी, बहुत सारे लोग थे, चाचा चाची मामा मामी इन लॉज और ब्रदर इन लॉ सिस्टर, सब जितने भी लोग थे ना फैमिली में ज़्यादातर सब वहाँ अवेलेबल थे उस टाइम पे। और वो बहुत मतलब सब इंतज़ार कर रहे थे कि क्या, मतलब बाद में मुझे पता लगा वो लोग ये सोच रहे हैं कि अभी सीजरियन स्टार्ट होने वाला है। जैसे सबको पता लगा कि सीजरियन हो रहा है तो सब लोग आ गए थे, सीजरियन स्टार्ट होने वाला है, कोई टीम आएगी जाएगी फिर सीजरियन करेगी, और बाहर वो लोग इंतज़ार करते रहे उतने। और फिर उसके बाद वहाँ पे जो काम करते हैं वहाँ वो आई, जो वहाँ पे सफाई वगैरह का काम करते हैं ना, बोला अब आप लोग क्यों टेंशन में हो तो गया है, सब कुछ ठीक तो है। सब शौक कि अरे हो भी गया, हम तो वेट करते रह गए कोई टीम आएगी डॉक्टर्स की और फिर वो सब कुछ स्टार्ट करेगी। लेकिन जब मैं अंदर गई तो पहले से सब कुछ टीम वगैरह अवेलेबल थी। तो सब बहुत खुश हुए, बहुत ज़्यादा। मेरे पापा मम्मा तो बहुत परेशान हो गई थी और बहुत खुश हुए, बस वो यही पूछ रहे थे कि क्या हुआ है क्या हुआ है। सबको एक्साइटमेंट होती है, पहला बेबी था। और मतलब मैं अपने इन लॉज के यहाँ तो मतलब मैं तीसरी बहू हूँ उनके 3rd नंबर की, लेकिन मैं और मेरे भाई हम दोनों ही हैं इकलौते अपने मम्मी पापा के। तो मेरा ही पहला बेबी था, तो पहले बेबी के आने की जो खुशी होती है वो अलग ही होती है। और बहुत ज़्यादा सब खुश थे, एक्साइटेड थे, सब वेट कर रहे थे कि सब ने बोल दिया था कि डॉक्टर आएंगे तो बताएंगे कि क्या हुआ है, डॉक्टर आएंगे तो बताएंगे कि क्या हुआ है। फिर उन्होंने पूछा कि मेरी बेटी कैसी है, मेरी बेटी तो ठीक है, सब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? उन्होंने बताया हाँ सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। उसके बाद वहाँ पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल होते हैं, पीडियाट्रिशियन। तो उन्होंने बेबी को अच्छे से चेक किया, बेबी को नर्सरी में रख दिया गया, मुझे अच्छे से अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया काफ़ी देर तक। डॉक्टर स्टिचेस वगैरह लगाकर कंप्लीट कर अपना प्रोसेस चले गए। उसके बाद भी मुझे 1-1.5 घंटे तक ओटी में ही रखा गया
और मेरी सारी पल्स, हार्ट रेट और जितनी भी चीज़ें होती हैं, बीपी, शुगर, सब कुछ चेक किया गया उस टाइम पे कि कोई दिक्कत तो नहीं है। और उसके बाद मुझे रूम में शिफ्ट किया गया। इतने में जो पीडियाट्रिशियन थे वो बाहर गए और उन्होंने बताया कि आपको बेटा हुआ है, आपकी बेटी को, मुझे बेटा हुआ है। और सब बहुत खुश हो गए, बहुत ज़्यादा खुश थे। और वो अलग ही एक खुशी थी। चाहे बेटा हो या बेटी, खुशी बहुत होती है, लेकिन जो चीज़ नहीं होती ना फैमिली में, उस चीज़ की ज़्यादा ख्वाहिश होती है। तो मेरे इन लॉस के यहाँ ये था कि 2 ऑलरेडी बेटियाँ थी, तो एक बेटा भी आ गया, तो फैमिली एक कंप्लीट सी उन्हें लगने लगी कि हाँ मतलब ऊपर वाले ने सब कुछ हमें दे दिया है। तो एक अलग ही खुशी थी, अलग ही लेवल की खुशी थी। सब बहुत ज़्यादा खुश थे। सब ये इंतज़ार कर रहे थे कि कब बेबी बाहर आएगा, हम उससे मिलेंगे, कब ट्विंकल बाहर आएगी, हम उससे मिलेंगे। सब लोग मुझे घर में प्यार से ट्विंकल बुलाते हैं। और वो एक अलग लेवल की खुशी थी। उसके बाद मुझे धीरे से रूम में शिफ्ट किया गया। 3:55 पे बेबी मेरा हो गया था और मुझे कम से कम 5:30-6 बजे तक रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद हाँ मुझे ऐसा लगता है कि नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। मतलब सब लोग मुझसे मिलने आए थे, पापा मिलने आए, बेटा ठीक है, सब लोगों ने मुझसे पूछा। मैं सब कुछ ठीक था, बेबी भी ठीक था। बाद में फिर पीडियाट्रिशियन ने बताया कि आज रात तक सब कुछ ठीक रहा, तो हम रात को बेबी आपको दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि बेबी ठीक है, बस थोड़ी देर उसको ऑब्जर्वेशन में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि प्री टर्म बेबी है ना, थोड़ा सा तो हमें उसको ऑब्जर्व करना ही होगा। लेकिन उसके बाद जब मैं अपने रूम में पहुँची तो मैं एकदम से बहुत ज़्यादा रोने लगी कि मुझे तकलीफ़ थी। पता नहीं मुझे क्या था, मुझे नहीं पता उस टाइम पे क्या हुआ। मैं बहुत रोई कि मुझे इतना दर्द हुआ। उसके बाद भी मैंने डॉक्टर को ये नहीं बोला, क्योंकि डर के मारे, दर्द की वजह से, दर्द से बचने के लिए लोग बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर सिजेरियन कर दो, अब हमसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन मुझे एक्सेसिव लेवल पे पेन हो रहा था। 45 सेकेंड्स तक का पेन चाहिए होता है आपको वन टाइम में, लेकिन मेरा 30 सेकेंड्स तक ऑलरेडी पहुंच गया था। उसके बाद भी मैंने डॉक्टर को ये नहीं बोला। मैं उस दर्द को बर्दाश्त करती रही कि हाँ शायद मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। नहीं हो पाई किसी वजह से, वो तो ऊपर वाले की मर्ज़ी है। लेकिन हाँ, डॉक्टर्स ने, हमने कोशिश बहुत की, नहीं हो पाया, अलग बात है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि सब कुछ ठीक था, मैं ठीक थी, मेरा बेबी ठीक था, सब खुश थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन मुझे बस शायद वो इतना ज़्यादा पेन मैंने सहा था ना, उसकी वजह से मुझे बहुत रोना आया। शायद वो दर्द इतना ज़्यादा था कि मैं उस टाइम पे नहीं रो पाई थी, तो मैं बाद में रोई। फिर सबने मुझे बोला कि नहीं, स्टेजेस पे आपको फ़र्क पड़ेगा, स्टेजेस दुख जाएंगे, तो आप मत रो। तो सबने मुझे समझाया। फिर मैं चुप हो गई। मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, पेन बहुत था उस दिन, क्योंकि पहला दिन होता है, आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है। लेकिन जब एनेस्थीसिया का असर ख़त्म होता है तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी में इतना बड़ा कट लगा होता है। 9 सेंटीमीटर का वो कट होता है, बहुत गहरा वो कट होता है, तो पेन तो होना ही है। तो पेन होता रहा मुझे। उसके बाद रात में 11 बजे नर्सेज ने मुझे एक इंजेक्शन दिया पेन का। उससे भी मुझे पेन रिलीफ नहीं। मैं बार बार ये पूछ रही थी कब दोगे आप पेन रिलीफ इंजेक्शन, कब दोगे। फाइनली उन्होंने मुझे दिया। उसके बाद भी मुझे उससे रिलीफ नहीं मिला। फिर 12 बजे आकर उन्होंने मुझे एक नींद का इंजेक्शन लगाया, जिससे कि मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ और फिर मैं सो गई, मुझे पता नहीं चला। उसके बाद मैं सो ही रही थी, नींद में जाने ही वाली थी, तो वो मेरे बेबी को फट से लेकर आ गए। एसी चल रहा था, उन्होंने फटाक से एसी बंद करवाया। उन्होंने बोला कि इनको तो हमने नींद का इंजेक्शन दिया हुआ है, तो आप ही लोगों को अपने बेबी का ख्याल रखना है। तो मेरी चाची और मेरी मदर इन लॉ, जो कि मेरी फूफी भी हैं, मेरी फूफी के यहाँ मेरी शादी हुई है, तो वो दोनों रुके हुए थे। वो लोग बहुत खुश हुए बेबी का। उन्होंने रात में बहुत ख्याल रखा। ना फ़ैन ऑन हुआ उस रात, जून का महीना था, 9 जून का वो डे था, और ना फ़ैन उस रात ऑन हुआ, ना एसी ऑन हुआ, और वो पूरी रात ऐसे ही गुजर गई। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ पड़ी हूँ। नींद की आगोश में थी मैं। बस जब रात में बेबी रोता था बार बार, क्योंकि हर छोटे बेबी होते हैं तो हर 2 घंटे में उन्हें फीड कराना पड़ता है, तो फॉर्मूला उसे दिया जा रहा था। रात में जब वो रोता था तो मेरी आँख खुलती थी, लेकिन मुझे अपने आप को हिलाने तक का मन नहीं करता था। मैं इतना थकी हुई थी, या शायद मैं नींद के उस इंजेक्शन के असर में थी। तो इस तरीके से रात गुजर गई। मैं आँखें खोलती थी, बस इधर उधर देखा और फिर सो गई। और उन लोगों ने रात भर बेबी का ख्याल रखा। फिर जब मैं सुबह उठी, मुझे ठीक से होश आया, तो मैं समझ पाई कि हाँ सब कुछ हो गया है, मेरा बेबी हो गया है। और एक वो अलग खुशी थी, बहुत एक वो अलग ही खुशी थी, बहुत ज़्यादा खुशी थी उस चीज़ की कि कैसे हो गया ये सब। मैं तो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही मैं अपनी खुशी उस टाइम पे। मुझे कुछ समझ नहीं आता, बस मैं ये सोचती थी कि हाँ चलो छुटकारा तो मिला मुझे इस चीज़ से। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो मेरी लाइफ में आगे बढ़ता गया, महीने, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने गुजरे, तो मुझे उससे और मोहब्बत
उससे और मोहब्बत होती गई। उसका नाम हमने बहुत प्यार से उसी दिन, जिस दिन वो हुआ था उसी दिन उसका नाम रख दिया था उसके नानू ने, ज़ुहान अहमद। तो हम उसे ज़ुहान के नाम से ही आज भी बुलाते हैं। अब वो 9 मंथ्स का हो गया है, लेकिन बहुत नॉटी है, बहुत प्यारा है, बस वो मेरी जान है, मैं ये कहना चाहती हूँ। लेकिन मैंने इस चीज़ को, मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैंने डर की वजह से सिजेरियन का ऑप्शन नहीं चूज़ किया। लेकिन सिर्फ एक दर्द के डर से अगर मैं सिजेरियन करवा लेती ना, तो शायद लाइफ टाइम मुझे इस चीज़ का रिग्रेट रहता कि सिर्फ कुछ घंटों के पेन की वजह से तुमने सिजेरियन करा लिया। लेकिन ऐसा नहीं था, वो वाकई में एक वक्त की डिमांड थी कि मुझे सिजेरियन कराना है, तो मेरा सिजेरियन हुआ, चाहे जैसे भी हुआ, लेकिन एटलीस्ट बेबी तो दुनिया में आ गया ना। बहुत नसीब वालों को मिलती है ये खुशी, हर किसी को नहीं मिलती। तो मुझे इस खुशी की बहुत ज़्यादा कदर है, और जिनके पास ये खुशी है उन्हें भी कदर करनी चाहिए। अपने बच्चों की कदर करनी चाहिए, माँ बाप को, और बच्चों को अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए, क्योंकि उनसे प्यारा रिश्ता तो किसी और का नहीं होता। तो बस यही तक था मेरा आज का वीडियो, बहुत लंबा हो गया है। आगे बहुत कुछ है बताने को कि हॉस्पिटल में किस तरीके से मेरा टाइम गुजरा, और घर जाके मैंने अपने आप को किस तरीके से रिकवर किया, मैं कैसे रिकवर हुई, कैसे मेरे स्टिचेस ठीक हुए, और किस तरीके से मैं वापस बैक टू लाइफ आ पाई। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी, जो कि मेरी सीरीज़ की 5th वीडियो होगी एंड लास्ट वीडियो होगी। तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, ताकि आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ जब मैं वीडियो को अपलोड करूँ। तो मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।